Good morning everyone. Today we are going to study the new chapter, that is chemical equilibrium. When we talk about the equilibrium, what is the equilibrium and what are the different types of the equilibrium? We say that equilibrium is the condition where the rate of reaction in the forward direction equal to rate of reaction in the backward direction. That means both the reactions are running with the same rate, and if that condition appears, the overall reaction becomes zero. Then this is called the equilibrium. How many type of the equilibriums are there? There are two different type of the equilibrium. The first one is called the static equilibrium. For example, me myself, ना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, जहां पे हूँ वहीं पे हूँ, बट इसके लिए मैं कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आई एम एट दिस स्पेसिफिक पोजिशन. देन दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. एंड द नेक्स्ट कंडीशन, when I am trying to move, for example running on the treadmill, हम उस पर दौड़ते रहते हैं, हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडमिल हमें पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है. बोथ आर प्रोवाइडिंग आवर फुल एफर्ट. ट्रेडमिल भी अपना एफर्ट दे रहा है, हम भी अपना एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट क्या है? हम वहीं से दौड़ना शुरू करते हैं, वहीं पे दौड़ना खत्म करते हैं. रिजल्टेंट कितना है? रिजल्टेंट इज जीरो. यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम. When you will see the condition of the any of the physical process, जब हम एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में शुगर पार्टिकल्स और ऐड कर दें, एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो होगा क्या? जो सॉल्यूशन होगा उसमें शुगर पार्टिकल का फर्दर डिसॉल्वेशन होगा, लेकिन लिक्विड की कैपेसिटी तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है और वो डिसॉल्व कर नहीं सकता, तो जो पहले से डिसॉल्व मटेरियल है वो सस्पेंड हो जाता है. तो जितना डिसॉल्वेशन होता है उतना ही सस्पेंशन होता है. That means the amount of dissolution equal to amount of suspension, rate of dissolution equal to rate of suspension, and this is the condition of the equilibrium. Now we are coming towards the chemical reactions. Then first of all, how many type of the chemical reactions are? On the basis of the rate of reaction, the chemical reactions are of three types. The first one, that is called the slow reactions. What are the slow reactions? Slow reactions are too slow to measure the rate of reaction. For example, rusting of gold कितना स्लो होता है आपको मालूम है. रस्टिंग ऑफ गोल्ड में कितना टाइम लगता है वो भी आपको मालूम है. दैट मीन्स इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ गोल्ड, द स्लो रिएक्शन. अब इतने स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना क्या आसान है? श्योरली इट्स नॉट इजी. इसे हम स्टडी करते नहीं है, इसे हम इस तरह के रिएक्शंस के लिए हम स्टडी नहीं करते. द सेकंड वन इज कॉल्ड द फास्ट रिएक्शन. And these of the reactions are so fast that we are not capable to study the rate of reaction. They are just like the blast. अब यहाँ पे ब्लास्ट जैसे रिएक्शंस को कैसे स्टडी करेंगे? विद इन अ सेकेंड इतना सारा रिएक्शन हो जाता है, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना, उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे फैक्टर्स के इफेक्ट देखना, वो बहुत मुश्किल काम है. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इवन दीज ऑफ द फास्ट रिएक्शन. देन कौन से रिएक्शन हम स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी द रिएक्शन विद द मॉडरेट रेट. मॉडरेट rate of reaction. Only these of the reactions will be studied by us, and on these of the reaction we will study the effect of the all the factors which can affect the rate of reaction. On the basis of the direction, when you will see the type of reaction, the first type of reaction is called unidirectional, जिसे हम irreversible reaction बोलते हैं. नॉर्मल एरो से इसके प्रोसीडिंग को शो करते हैं. And second one is called reversible reaction, bidirectional. Represented by this arrow. तो यहाँ पे रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में, और इनरिवर्सिबल वो होते हैं, इरिवर्सिबल वो होते हैं जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ जनरेट होगी? दैट विल बी जनरेटेड ओनली इन द केस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन. Non-reversible reactions can't generate the condition of the equilibrium, because we say the equilibrium is condition when the rate of reaction in the forward direction equal to rate of reaction in the backward direction. And if that condition appears, that means
The rate of reaction in both the directions will be identical only in the case when the reaction is running in both the directions. Here, before studying the effect of the factors, we are going to study this graph, that is called the energy proceeding graph. This one is energy and this is the proceeding of reactions. This one is reactant, intermediate and the product. आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा है और फिर प्रोडक्ट की एनर्जी इंटरमीडिएट से कम है. And this energy gap in between the reactant and the intermediate is called the energy of activation. Minimum इतनी एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन के प्रोसीडिंग के लिए. अगर इतनी एनर्जी नहीं मिलती है यानी कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा. This is the minimum energy needed for the proceeding of any of the chemical reaction. अब यहाँ पे ये एनर्जी आएगी कहाँ से? क्या आप हर एक रिएक्शन में एक्सटर्नल एनर्जी देके इस एनर्जी को सप्लीमेंट करते हैं? Surely हम नहीं करते. Then from where the energy will come from? These of the energy comes from the collision of the molecule. When these of the molecules collide with each other, after the collision, whatever the energy is released by the collision, that is the reason for the completion of the energy of activation. अब अगर हम मान लें कि collisions तीन तरह के होते हैं. The first one, complete oriented collisions, head-to-head collision you can say. The second one, sidewise collision. The third one, nominal collision or the partial collision. In these of the collisions, if you are considering that the oriented collision is giving this much energy, the next collision is giving only this much, and the next one is even smaller. Then the collision which gives the energy equal or greater than the activation energy, that is called the effective collision. Only these of the effective collisions are capable to proceed the chemical reaction. All the other collisions which are ineffective, they are not capable to proceed the reaction. And this theory is called the collision theory. यानी कि जिस भी कोलिजन की एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी वही रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएगा. सारे कोलिजन्स रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कैपेबल नहीं होते. और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ओरिएंटेड कोलिजन ही रिएक्शन को प्रोसीड कर सके. किसी रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि ओरिएंटेड कोलिजन रिएक्शन को प्रोसीड ना कर पाए, और कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें नॉमिनल कोलिजन भी रिएक्शन को प्रोसीड कर लेता है. अगर हम एक एग्जांपल लें क्रिकेट का. क्रिकेट में अगर क्रिकेट बैट के बीचों बीच बॉल हिट करती है तो क्या होता है? चांसेज ऑफ 4, 6 जो भी है बाउंड्री वो ज्यादा होते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बीच में हिट करे तो 4 जाए ही. हो सकता है बीच में कोई अच्छा फील्डर हो और बिग एनर्जी बैरियर. अब ऐसी कंडीशन में बॉल को बाउंड्री पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक अच्छा फील्डर आपके बॉल को रोक ले रहा है. जबकि दूसरी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि बॉल बिल्कुल बैट के किनारे पे लगे और किनारे पे लग के कहां चला जाए? पीछे को कहीं चला जाए, बाउंड्री हो जाएगी. Then the collision which provides the result, that will be called the effective collision. So here we can say that whatever the collision is there, if that has the energy greater than the activation energy, that will be effective collision, that will be capable to proceed the reaction. Now we are seeing the factors which can affect the rate of reaction, and the first factor is the temperature. If temperature is capable to alter the rate of reaction, if there is any effect of the temperature on the collision of the molecule, surely there is an effect. In the thermodynamics, when we have studied, we said that whatever the therm is given to the system, that turns in the form of the molecular kinetics. अगर वो molecular kinetics के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, surely the kinetics of the molecule will increase. And if the kinetics of the molecule will increase, surely the chances of collision will increase and efficiency of the collision will also increase. If the collision is taking place in this way, slowly, the energy released will be very less, and when it is colliding with the proper speed, with a greater speed, the energy released will be greater. So here you can say the number of collisions are going to increase and number of effective collisions are also going to increase. और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतने ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. सो इन दिस वे यू कैन से दैट द टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन.
the second one, that is the concentration. Whether concentration is also a factor which can determine the rate of reaction. Surely it can also determine the rate of reaction because they can change the number of collisions. अगर हम ऐसा कंसीडर करें, there is a big hall in which only two persons are roaming here and there. आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्डेड घूम रहे हैं, देन व्हाट आर द चांसेज ऑफ अ कोलिजन? अगर एक बड़ा सा हॉल है तो चांसेज ऑफ कोलिजन बहुत कम है. अगर इन दो बच्चों की जगह पे हम 10, 12, 15, 100, 150 रखते चले जाएं, then as the number will increase, the chances of collision will also increase. Similarly, when the concentration increase, the number of reactant molecules increases, and when the number of reactant molecule increases, surely the number of collisions increases. अगर number of collision increase करेगा तो surely number of effective collision भी तो increase करेगा. And when the number of effective collision increases, the rate of reaction increases. So you can say that the rate is proportional to the concentration. If the reaction is R is converting into P, then we can say that the rate is proportional to the concentration of reactant, or rate equal to K concentration of R. And this one is called the law of mass action. Rate equal to K concentration of R. So, for any specific reaction, what will be the rate law? What will be the law of mass of action? We are just trying to show you. Here we are taking a reaction where A molecule of A, which is gaseous, reacting with B molecule of B, again gaseous, giving C molecule of C, a gaseous, and D molecule of D, again a gaseous system, in a reversible reaction. We are talking for the forward direction. What about the rate? The rate in forward direction is proportional to the concentration of the reactant. Here concentration of reactant is concentration of A and concentration of B. इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम concentration को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Then the concentration of A power A, that is the coefficient, and concentration of B power B. Or we can write that the RF equal to KF concentration of A power A and concentration of B power B. And here this Kf is called rate constant. Okay. Now, if we are taking in the backward direction, for backward direction के लिए क्या होगा? Rate in backward direction is proportional to. अब यहां देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट थे, लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और ये प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेंगे. सो दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट. सो यू कैन सी दैट द रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द C power C and concentration of D power D. Or you can write that the RB equal to KB concentration of C power C and concentration of D power D. Here again this KB is called rate constant. The previous one was for the forward direction and the next one is for the backward direction. तो ये तो हो गया rate in forward direction and rate in backward direction. But if the reaction is at equilibrium, तो equilibrium की condition क्या है? The condition for the equilibrium is the rate in the forward direction equal to rate in the backward direction. बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास आएगी. So you can write that the Kf concentration of A power A, concentration of B power B equal to Kb concentration of C power C and concentration of D power D. Similarly, when you will see we are taking constant on the same side, Kb को हम Kf के साथ ले आते हैं. ये हो गया आपका Kf by Kb equal to concentration of C power C, concentration of D power D upon concentration of A power A and concentration of B power B. Or Kc which is equal to Kf equal by Kb. Kc
इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B. Here Kc इक्वल टू Kf बाई Kb. तो यहाँ पे ये है आपका Kf बाई Kb इक्वल टू Kc. यहाँ पे K is the constant. This is called the equilibrium constant. This is the equilibrium constant. And what does C means? It is in term of the concentration. Then this is the equilibrium constant in term of the concentration. आप कह सकते हैं this is one of the most important equation in your chapter, in this chemical equilibrium chapter. You can note it down. Now we are going to see the next factor which can affect the rate of reaction, and that factor is the pressure. क्या प्रेशर के इफेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा? श्योरली यहाँ पर भी वेरी करेगा. और किस तरह से वेरी करेगा? कंसीडर करिए कि एक बैलून जैसा सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है जिसके ऊपर प्रेशर लगाने पर इफेक्ट होता है. आप जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो व्हाट्स अबाउट द कंसंट्रेशन, व्हाट्स अबाउट द नंबर ऑफ कोलिजन. जब वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है हम कहते हैं द मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया ना. प्रेशर बढ़ने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ रहा है कंसंट्रेशन साथ में बढ़ा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ाएगा. सो यू कैन से दैट द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. If you are taking the same reaction and you are considering that the pressure of A is PA, pressure of B is PD, pressure of C is PC, and pressure of D is PD, then in these of the conditions you can say that the rate in forward direction RF is proportional to pressure of A power A and pressure of B power B. Similarly, you can say that the RF equal to KF, pressure of A power A and pressure of B power B. यहाँ पे ये हो गया आपका rate in the forward direction. Similarly, RB, that is the rate in the backward direction, equal to KB. Again Kf and Kb are the rate constant just like the previous one, equal to Pc power C, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए C and D are the reactant, and Pd power D. Then Rb equal to Kb, Pc power C and Pd power D. This is the second equation. Then at equilibrium, you know that the Rf equal to Rb, rate in forward direction equal to rate in backward direction, and if that happens then you can put the value that the Kf, pressure of A power A, pressure of B power B equal to Kb, pressure of C power C and pressure of D power D. In this way you have find the relation. Now we are taking the constant on the same side. Kf और Kb को सेम साइड में ले आते हैं. ये हो गया आपका Kf by Kb इक्वल टू प्रेशर ऑफ C पावर C, प्रेशर ऑफ D पावर D अपॉन प्रेशर ऑफ A पावर A एंड प्रेशर ऑफ B पावर B. Again the Kf by Kb इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस बार क्या है? पिछली बार हमने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा था इसलिए लिखा था C, Kc. इस बार प्रेशर के टर्म में रखा है इसलिए ये है Kp. देन Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C पावर C, प्रेशर ऑफ B पावर B अपॉन प्रेशर ऑफ A पावर A एंड प्रेशर ऑफ B पावर B. तो पहले केस में क्या था? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस बार क्या है?
the equilibrium constant Kp in term of pressure equal to pressure of product upon pressure of reactant. Then these are the two relations of the equilibrium constant. Here Kp is also a equilibrium constant. So here are two equilibrium constant, the Kp and Kc. Kp प्रेशर के टर्म में है और Kc कंसंट्रेशन के टर्म में है. Now we are going to see the relation between Kp and Kc, that is the equilibrium constant in term of the pressure and equilibrium constant in term of the concentration. हमने अभी तक क्या डिराइव किया? Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C पावर C, प्रेशर ऑफ D पावर D, प्रेशर ऑफ A पावर A, प्रेशर ऑफ B पावर B. और क्या डिफाइन किया? Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, A पावर A, B पावर B. अब ये तो हो गए आपके प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स. क्या दोनों में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? अगर हमें प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन मिल जाए तो हम इन रिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, or we can write that P equal to n upon V RT. What is the n upon V? Number of moles upon volume in liter. And what is the number of moles upon volume in liter? That is a term of the concentration, that is called the molarity. तो यहाँ पे हमने molarity फाइंड कर लिया. So you can write that the P equal to C concentration RT. अगर हम देखें कि प्रेशर ऑफ A तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A RT. प्रेशर ऑफ B इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B RT. प्रेशर ऑफ C इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C RT. प्रेशर ऑफ D इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B RT. क्या करें? बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. कहां पे? Kp के रिलेशन में. We knew that the Kp equal to pressure of C power C, pressure of D power D upon pressure of A power A and pressure of B power B. We are just putting the value. क्या होगा? ये हो गया आपका Kp equal to, instead of pressure of C we will write C RT. So that is the concentration of C power C RT power C, concentration of D power D RT power D upon concentration of A power A RT power A, concentration of B power B RT power B. Now when we are taking the concentration at same side, concentration को साथ में ले लेते हैं, RT को एक साथ कर देते हैं. Then this is the concentration of C power C, concentration of D power D RT power C plus D upon concentration of A power A, concentration of B power B RT power A plus B. यहां पे आप देख सकते हैं दिस वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, D पावर D अपॉन A पावर A, B पावर B. ये क्या है? ये है Kc. दिख रहा है? और अगर ये Kc है, we can put the value of this one. So you can write that the Kp equal to Kc RT power C plus D minus A plus B. और ये हुआ क्या? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. इसी को तो हम डेल्टा n से शो करते थे ना. सो यू कैन राइट दैट द Kp इक्वल टू Kc RT power delta n, and this is the relation in between Kp and Kc. It's enough for today. On the next lecture we will discuss the further topics. Till then, bye, have a nice day.